वॉर हमेशा से दुनिया में एक परमानेंट कांस्टेंट रहा है। जैसे विल ड्यूरेंट अपनी बुक में कहता है कि दुनिया में जो वॉर ना होने का पीरियड है वो बहुत ही कम है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि दुनिया में हमेशा से एक कंपटीशन रहा है इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लुएंस एंड इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री माइट। और दुनिया ने इससे पहले दो वॉर्स देखी भी हैं, जिन वर्ल्ड वॉर 1 थी और वर्ल्ड वॉर 2 थी। तो अभी हम देखते हैं कि आपके पास डिफरेंट ग्लोबल पावर्स जो हैं वो compete कर रही हैं एक दूसरे के साथ ड्यू टू डिफरेंट थिंग्स। और डिफरेंट एकेडमिक्स जो हैं वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वॉर हो सकती है या नहीं हो सकती। इसी चीज़ को देखने के लिए आज हम देखेंगे कि डिफरेंट जो इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव्स हैं उनके मुताबिक वॉर पॉसिबल है या नहीं। आज का हमारा टाइटल है वर्ल्ड वॉर 3 कमिंग और नॉट। सो इसका जो मेन थीम है, क्रक्स है, अकॉर्डिंग टू IR इंटरनेशनल रिलेशंस की जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनके मुताबिक यूनाइटेड स्टेट्स जो आपके पास एक डोमिनेंट सुपर पावर है, रशिया जिसको रिविजनिस्ट सुपर पावर कहा जाता है, आफ्टर कोल्ड वॉर वो दोबारा पावर की तरफ आ रही है, एंड चाइना जो कि एक इमर्जिंग सुपर पावर है, वो आर ऑन अ कोलिजन कोर्स। कोलिजन मतलब होता है कि आपस में टकराने के रास्ते पर है। क्यों है, अभी इसको हम देखते हैं। हिस्ट्री में या फॉर डेकेड्स जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उन्होंने हमें एक ऑप्टिमिज्म प्रोवाइड की है कि जो मेजर पावर्स हैं वो ज्यादातर क्या होती हैं, आपके पास कोऑपरेटिव होती हैं और अपने डिफरेंसेस को शॉर्ट आर्म कॉन्फ्लिक्ट से रिजॉल्व कर लेती हैं। अब जिसमें जितने भी स्कूल ऑफ थॉट थे, जिनमें एक साइड पे आपके पास इंटरनेशनल रिलेशन का जो बेसिक स्कूल ऑफ थॉट है रियलिज्म, उसके बाद आइडियलिज्म या लिबरलिज्म, उन्होंने अपने डिफरेंट आर्ग्यूमेंट से ये साबित करने की कोशिश की कि वॉर जो है वो इम्पॉसिबल है। जैसे आपके पास रियलिस्ट हैं। अब रियलिज्म एक स्कूल ऑफ थॉट है जो ये मानते हैं कि पावर और इकोनॉमिक माइट जो है वो मेन ड्राइवर है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के। सो जितनी भी आपके पास पावरफुल कंट्रीज होंगी वो पावर को मैक्सिमाइज करने के लिए और अपनी इकोनॉमिक इंटरेस्ट को अकम्प्लिश करने के लिए कैन डू एनीथिंग। सो ऑल इन ऑल, इन अ नटशेल, जो रियलिज्म है वो बिलीव करता है माइट इज राइट, कि पावरफुल की ही सुनी जाएगी, ही मानी जाएगी। ठीक है। अब जैसे कि वो कहते हैं, फॉर डेकेड्स दे मेंटेन द बाइपोलर वर्ल्ड ऑफ कोल्ड वॉर एंड द यूनिपोलर पोस्ट कोल्ड वॉर world cold war world dominated by United States were a relatively simple system, not prone to war of miscalculation. अब वॉर कब होती है आपके पास? वॉर इस टाइम पे होती है, आपके पास ये ए कंट्री है, ये बी कंट्री है। अब दोनों क्या हैं, सुपर पावर्स हैं। ठीक है। और ये हम कह सकते हैं थोड़ी इसकी पावर ज्यादा है, इसकी कम है। अब इनके दरमियान मिसकैलकुलेशन ये होती है कि ये कोई ऐसा काम करता है एक कंट्री, यानी ये यूएस कोई ऐसा काम करता है कि जिसमें वो ये एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि चाइना उस पर रिस्पॉन्स नहीं देगा, लेकिन चाइना क्या करता है कि उसको कॉन्ट्रडिक्ट करते हुए रिस्पॉन्स देता है, तो एज रिजल्ट जो है वो वॉर हो जाती है। सो IR के जो थ्योरिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि ड्यूरिंग कोल्ड वॉर और उसके बाद यूनिपोल पोलर ऑर्डर जो कि 2008 तक आपके पास रहता है, वो सिंपल थे और मिसकैलकुलेशन नहीं थी, दैट इज वाई वॉर नहीं हुई। और दूसरा वो कहते हैं कि जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उन्होंने कॉस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को भी इंक्रीज करवा दिया, और उसके बाद जो एक अनइमेजिनेबल डिस्ट्रक्शन थी इन पोस्ट वॉर पीरियड, उसकी वजह से भी जो कंट्रीज थी उन्होंने रिट्रीट किया, और वो ये एक्सपेक्ट कर रही थी, या उन्होंने ये एक अपना बिलीफ एस्टेब्लिश कर लिया कि वॉर इज अ टू कॉस्टली बिजनेस, सो दैट इज वाई वॉर जो है आपके पास वो इम्पॉसिबल थी। ठीक है। सो ये पर्सपेक्टिव था लिबरल सॉरी रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव। अब दूसरी साइड पे जो दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है आपके पास,
वो है आपके पास लिबरल स्कूल ऑफ थॉट, जो ये कहते हैं कि जी आपके पास जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, इंटरडिपेंडेंस है, जिसमें इकोनॉमिक भी हो सकती है या कल्चरल भी हो सकती है, ये डेमोक्रेसी है। ये क्या करती है कि ये वॉर को प्रिवेंट करती है। वो ये कहते रहे कि ये जो सारी पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू एक पीरियड था, उसमें आपके पास यूएन बना, उसमें आपके पास आईएमएफ बना और सारे इंस्टीट्यूशंस बने। उसके बाद जो ग्लोबलाइजेशन का फिनोमेना इंक्रीज हुआ पूरी दुनिया में, और डेमोक्रेसी 150 प्लस डेमोक्रेसीज दुनिया में बनी, उन्होंने कोऑपरेशन को इंक्रीज किया और कॉन्फ्लिक्ट को मिटिगेट किया। जैसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड एग्रीमेंट्स, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जो कि पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू के पीरियड में बनाई गई थी, उन्होंने एक दूसरे में डिपेंडेंस क्रिएट की एंड ट्रस्ट वाला इन्वायरमेंट जो है वो इंक्रीज किया। एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि मेजर पावर्स टू वर्क आउट देयर डिफरेंसेस पीसफुली। अब ये बड़ा अच्छा एक पॉइंट था, और हम देखते हैं कि इसने बड़ा वर्कआउट भी किया और हमें पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू पीरियड में वॉर नहीं हुई आपके पास। फिर अगला जो उन्होंने दिया आर्गुमेंट, वो कहते हैं कि जो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन है, इसने भी आर्म कॉन्फ्लिक्ट को कॉस्टली भी बना दिया। जैसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि व्हाई क्वारल व्हेन बिजनेस इज गुड एंड एवरीवन इज गेटिंग रिच। कि आप एक दूसरे का बिजनेस कर रहे हैं, रिच हो रहे हैं, और आपको वार करने की क्या जरूरत है, आपके सामने ईयू वाला मॉडल है। ठीक है। फाइनली अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, democracies are less likely to fight and more likely to cooperate, and major wars of democratization around the world over past 70 years have made the globe a more peaceful place. So as a result क्या हुआ कि आपके पास वॉर नहीं हुई। लेकिन अब क्या है, अब वो कहते हैं जो इंटरनेशनल रिलेशन के थ्योरिस्ट हैं कि unfortunately nearly all these pacifying forces appear to be unraveling before our eyes। कि अब ये सारी जो पैसिफाइंग फोर्सेस हैं ये आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जा रही है। द मेजर ड्राइविंग फोर्सेस ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, according to IR theory, suggests that a new Cold War among United States, Russia and China is unlikely to be peaceful। कि अब ये जो वॉर है ये पीसफुल नहीं होगी, हमें एक नई वॉर देखने को मिल सकती है। हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इज ऑन इट्स वे। कैसे? अगर सबसे पहले हम पावर पॉलिटिक्स को देखते हैं, आपके पास जो अभी भी यूनाइटेड स्टेट है, अभी दुनिया में एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा है। जैसे आप देखते हैं कि यूनाइटेड स्टेट आपके पास लीडिंग वर्ल्ड पावर है अकॉर्डिंग टू नियरली ऑल ऑब्जेक्टिव मेजर्स। बट क्या हुआ है, चाइना हैज राइजन टू ऑक्युपाई अ स्ट्रॉन्ग सेकंड प्लेस पोजीशन इन मिलिट्री एंड इकोनॉमिक माइंड। एक साइड पे आपके पास यूएस है और दूसरी साइड पे आपके पास चाइना है, और दोनों का जो वर्ल्ड व्यू है वो अपोजिंग है। उसके बाद यूरोप जो है वो दोबारा है, जैसे कुछ आईआर के थ्योरिस्ट ये कहते हैं कि यूरोप जो है वो दोबारा राइज कर रहा है टुवर्ड्स बिकमिंग ए सुपर पावर। और रशिया, आपने यूक्रेन क्राइसिस में देखा कि एन अग्रेसिव रशिया इज मेंटेनिंग अ लार्जेस्ट न्यूक्लियर वेपन स्टॉक पाइल ऑन द अर्थ। और उसके बाद जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जिनमें इंडिया है, इंडोनेशिया है, साउथ अफ्रीका है, अब वो क्या है कि नॉन अलाइन पाथ की तरफ जा रही हैं, लेकिन दे आर स्टिल चूजिंग अ पाथ आइदर विद रशिया, आइदर विद चाइना और यूएस। तो इन इस तरह आपके पास जो एक इंटरनेशनल पॉलिटिकल स्फीयर है वो डिफरेंट पोल्स में डिवाइड हो चुका है। अब पाकिस्तान की भी पोजीशन आप देख सकते हैं, जैसे अब पाकिस्तान फंसा हुआ है बिटवीन चाइना एंड यूएस। एक साइड पे आपके पास चाइना है, रशिया है, और दूसरी साइड पे आपके पास अमेरिका है। अब चाइना रशिया के साथ क्या है कि हमारी इकोनॉमिक नीड्स या एनर्जी नीड्स अलाइन है, और दूसरी साइड पे जो यूएस है उसका हमारा अफगानिस्तान के थ्रू भी एक रिलेशन है। देन उसके बाद आईएमएफ है, एफएटीएफ है, यूएन है, लाइक ऑल द इंटरनेशनल एक्टर्स जो कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को ड्राइव कर रहे हैं, वहां पे यूएस का ज्यादा रोल है। अब जी चलते हैं कि वॉर क्यों पॉसिबल है। अब रियलिस्ट कहते हैं कि मल्टीपोलर सिस्टम जो होता है वो अनस्टेबल होता है, और उसमें मिस कैलकुलेशन की वजह से वॉर जो है वो ज्यादा हो सकती है। जैसे वर्ल्ड वॉर वन, अब 1900 में आपके पास जस्ट बिफोर द वर्ल्ड वॉर वन
उस टाइम पे आपके पास सारी जो यूरोप है, यूरोप की पॉलिटिकल एक पैराडाइम्स हैं वो चेंज हो चुके थे। मिस्ट्रस्ट, मिलिट्री पावर की जो आर्गुमेंटेशन है, एक दूसरे के म्यूचुअल स्केप्टिसिज्म वो प्रिवेल कर रहा था। सो एज अ रिजल्ट क्या हो गया, वॉर हो गई। अब के दौर में भी जैसे मल्टीपोलर सिस्टम्स आर अनस्टेबल इन पार्ट बिकॉज ईच कंट्री मस्ट वरी अबाउट मल्टीपल पोटेंशियल एडवर्सरी। जैसे हर कंट्री को आपके पास एक एडवर्सरी होता है, उसको होता है कि मुझे यहाँ से मसला ना हो जाए, मुझे यहाँ से मसला ना हो जाए। जैसे अब यूएस को देखते हैं, अब यूएस को रशिया से भी थ्रेट है, यूएस को डिफरेंट नॉन स्टेट एक्टर्स से भी थ्रेट है, देन उसके बाद यूएस को चाइना से भी थ्रेट है। एज अ रिजल्ट क्या होता है कि अब यूएस जो है वो सस्पिशियस है, और किसी एक पॉइंट पे भी आपके पास जो कॉन्फ्लिक्ट है वो लार्ज स्केल वॉर में कन्वर्ट हो सकता है। US Defense Department frets about possible simultaneous conflict with Russia and Europe and China and Indo-Pacific। और उसके बाद क्या है कि जो बाइडेन ने ये भी कहा है कि we will not stop ourselves from using military force against Iran's nuclear program। अब ये आपके पास थ्री फ्रंट वॉर इज नॉट आउट ऑफ क्वेश्चन कि अब जो यूएस है वो डायरेक्टली इन थ्री जो आपके पास फ्रंट्स हैं वहां पे वॉर में इंक्लूडेड। Wars of miscalculation often results when states underestimate their adversary। स्टेट क्या करती हैं, डाउट करते हैं अपोनेंट्स की पावर को कि वो फाइट नहीं कर सकता, या उसके बाद वो उसका रिस्पॉन्स नहीं आएगा, या उनका जो एनिमी है वो ब्लफ कर रहा है, और एज अ रिजल्ट क्या होता है, वॉर हो जाती है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यूएस और ईरान की राइवलरी है। अब यूएस कहता है जी ईरान के पास तो इतनी पावर ही नहीं है कि वो हमारे ऊपर काउंटर अटैक कर सके, ठीक है, या वो रिस्पॉन्ड करेगा ही नहीं है, या उसकी इकोनॉमी वीक है। लेकिन क्या होता है कि आपके पास वो ईरान पे अटैक करते हैं और ईरान आगे से अपने इंटरेस्ट को डिफेंड करने के लिए उस पर अटैक कर देता है, काउंटर अटैक, और एज अ रिजल्ट क्या होती है कि वॉर हो जाती है। जैसे रशियन प्रेसिडेंट जो है प्यूटन मिसकैलकुलेटेड इन लॉन्चिंग एन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन इनकरेक्टली, वॉर वुड बी इजी। अब जैसे रशिया का जो प्यूटन था उसको ये था कि मैं वहां पे जाऊंगा, हमारी वॉर होगी, और हम चूंकि मेरी मिलिट्री स्ट्रांग है तो हम उसको विद इन अ वीक सुप्रेस कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि इस तरह अब वॉर जो है वहां पे प्रोलॉन्ग हो गई है। और इसी तरह सम रियलिस्ट स्कॉलर also warned for some time that Russian invasion of Ukraine was coming, and there is a still possibility that war in Ukraine could spill across NATO's borders, turning this conflict into a direct US-Russia confrontation। अब क्या था कि जैसे ही नेटो अपने आप को एक्सपेंड कर रहा था टुवर्ड्स रशियन बॉर्डर, तो वहां पे कुछ स्कॉलर्स ने ये कहा कि ये डायरेक्टली थ्रेट कर रहे हैं रशिया की सोवरेनिटी को। इससे बहाना मिल जाएगा प्यूटन को कि वो वार वेज कर दे। सो इन्हें क्या करना चाहिए, अपनी पॉलिसी में एक बैलेंस लेके आना चाहिए, रिट्रीट करना चाहिए। लेकिन उन्होंने इनकी बात नहीं मानी, और इस मिसकैलकुलेशन की वजह से आपके पास जो वॉर है वो हो गई। और इसी तरह वॉर जो है वो हो सकती है, जैसे ताइवान वाला केस आपके पास है। अब वाशिंगटन जो है वो उसके पास एक कंफ्यूजिंग स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी है। जैसे एक साइड पे तो वो कहता है कि हम जो है वॉर वेज कर देंगे, लेकिन उनका 1972 का एक ताइवान रिलेशन एक्ट है और एक 2022 की पॉलिसी आई है, उसके मुताबिक वो ये कह रहे हैं कि हम ताइवान को क्या करेंगे, डिफेंड करेंगे मिलिटरीली। अब अगर एक साइड पे दो तरह से ये हो सकता है कि अब चाइना उस पर अटैक करता है तो हो सकता है अमेरिका अटैक ही ना करे। लेकिन दूसरी साइड पे क्या है कि जो उसने प्लेजेस की हुई हैं, अब चाइना उस पर अटैक करता है और दूसरी साइड से आपके पास अगर अमेरिका अटैक कर देता है तो ये एक फुल फ्लेज आपके पास वॉर जो है वो हो जाएगी। और इसी तरह ईरान के केस में जब हम देखते हैं, डिफरेंट यूएस प्रेसिडेंट्स ने कहा है कि वी वुड यूज ऑल ऑप्शंस ऑन टेबल ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम विदाउट बैकिंग इट अप। सो एज अ रिजल्ट आपके पास अगर भी कोई भी मिस्टेक होती है इन दोज केसेस इन दीज एरियाज, तो आपके पास वॉर जो है वो इरप्ट कर सकती है। उसके बाद पावर ट्रांजिशन थ्योरी है, वो भी कहती है कि वॉर जो है वो इनएविटेबल हो चुकी है आपके पास। जैसे जो रियलिस्ट हैं वो ज्यादा फोकस उनका होता है बैलेंस ऑफ पावर पे, और जैसे जो चाइना का राइज है और यूनाइटेड स्टेट्स का डिक्लाइन है, तो अभी उनके पास ये जो चीजें हैं बड़ी प्राइम इंपॉर्टेंस की हैं। पावर ट्रांजिशन थ्योरी ये कहती है
कि जब द फॉल ऑफ अ डोमिनेंट ग्रेट पावर एंड द राइज ऑफ ascendant challenger often results in war। जैसे आपने थ्यूसिडिडियस ट्रैप का भी नाम सुना होगा कि ये जब एक पावर जो है वो सुपर पावर डाउनफॉल की तरफ होती है और दूसरी राइज कर रही होती है, तो इन दोनों के दरमियान वॉर जो है वो इनएविटेबल हो जाती है। जैसे a closer look at the historical record shows that challengers sometimes start war of aggression when their expensive ambitions are thwarted। इसका क्या मतलब है कि आपके पास अब चाइना राइज पे है। अब चाइना की एम्बिशंस को, जैसे अब साउथ चाइना सी में उसने आर्टिफिशियल आइसलैंड बना लिए, वहां पे उसने अपनी मिलिट्री को डिप्लॉय कर दिया। अब क्या है कि उसकी क्या है कि एक्सपेंशनिस्ट एजेंडा है, उसका सी पैक है, उसका वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है। अब उस पे क्या है कि अगर अमेरिका उसको रोकता है तो वॉर इनएविटेबल है। जैसे उसकी एग्जांपल नीचे है। अब 1939 में क्या हुआ कि हिटलर ने दोनों साइड पे, एक पोलैंड वाली साइड पे और दूसरा फ्रांस वाली साइड पे, उसने टू फ्रंट वॉर जा खोल दी। अब उसे था कि जो मेरे एम्बिशियस एजेंडा को अगर कोई कोई नहीं रोकेगा, लेकिन जब उसको रशिया ने रोका तो एज अ रिजल्ट वॉर हो गई और इतना बड़ा हमें इवेंट देखने को मिला। सेम इज द केस विद चाइना, कि चाइना वीक हो सकता है उस टाइम के रशिया की तरह, लेकिन ये नहीं होगा कि वो कोई एक्शन नहीं लेगा इस पे। सो हमें इस थ्योरी के थ्रू भी ये साबित होता है कि वॉर जो है वो कमिंग। उसके बाद सम पीपल माइट आर्ग्यू दैट न्यूक्लियर डेटरेंस विद स्टिल वर्क बट मिलिट्री टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग। अब न्यूक्लियर डेटरेंस क्या है? न्यूक्लियर डेटरेंस ये है कि अब दुनिया में वॉर इस वजह से नहीं हो रही कि सबको पता है हमारे पास न्यूक्लियर बम है, तो अगर वो किसी ने चला दिए तो वॉर खत्म कर देगी, एनहिलेट कर देगी। लेकिन क्या है कि वर्ल्ड इज एक्सपीरियंसिंग फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। न्यू टेक्नोलॉजीज सच एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, कम्युनिकेशन, हाइपरसोनिक मिसाइल्स, डायरेक्टेड एनर्जी, ये क्या है कि इन्होंने ग्लोबल इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म भी कर दिया है और बैटलफील्ड को चेंज कर दिया है। सो एज अ रिजल्ट क्या है कि अब आपके पास वॉर जो है वो और ज्यादा इनोवेटेबल हो चुकी है ड्यू टू मॉडर्न एंड ट्रांसफॉर्म टेक्नोलॉजीज। जैसे many defense experts believe we are on the evening of a new revolution in military affairs. It is possible that these new technologies could, like tanks and aircraft on the evening of World War II, give an advantage to militaries that go on to offense, making wars more likely। कि जब ये टेक्नोलॉजीज आ जाती हैं, जैसे चाइना के पास आ गई या अमेरिका के पास आ गई, जब उनको टेक्नो लगता है कि हमारे पास टेक्नोलॉजिकल एज है, तो वो वॉर वेज कर देते हैं। सो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि बैलेंस ऑफ पावर जो है वो डिसरप्ट हो जाता है और आपके पास मिसकैलकुलेशन की रिस्क ज्यादा हो जाती है और वॉर जो है वो हो सकती है। जैसे चाइना फॉर एग्जांपल इज लीडिंग इन सेवरल ऑफ दीज टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग हाइपरसोनिक मिसाइल्स, सर्टेन एप्लीकेशन फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड क्वांटम कंप्यूटिंग। अब ये क्या है कि ये माइट false perception in Beijing that these advantages might exist could tempt China to invade Taiwan। क्या हम तो हमारा तो अपर हैंड है यहाँ पे। सो एक जो आपके पास टेक्नोलॉजिकल मिसबिलीफ है, ये भी वॉर को इनएविटेबल कर सकता है। अब दूसरी साइड पे लिबरलिज्म को देख लेते हैं कि जो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, इंडिविजुअल राइट्स की बात करते हैं, इकोनॉमी की बात करते हैं, मतलब ऑल एंड ऑल अ फ्री वर्ल्ड। अब वो भी क्या कह रही है कि वो भी पेसिमिज्म की बात कर रही है कि वॉर आपके पास आ रही है। To be sure, liberals are right that institution, economic independence and democracy have facilitated cooperation with the liberal world order, कि उसने cooperation को facilitate किया है। लेकिन आपके पास क्या हुआ है कि इसने लिबरल और इलिबरल वर्ल्ड के दरमियान फॉल्ट लाइंस को एक्सपोज कर दिया है। यानी अब यूएस जो है वो ज्यादा किसकी तरफ जा रहा है? आपके पास डेमोक्रेटिक कंट्रीज की तरफ, जिसमें नॉर्थ अमेरिका है, यूरोप है, ईस्ट एशिया है। लेकिन दूसरी साइड पे जो ऑटोक्रेटिक कंट्रीज हैं, जिसमें लैटिन अमेरिका वाली कंट्रीज हैं, या आपके पास रशिया है, चाइना है, जहाँ पे पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, अब वो ज्यादा किसकी तरफ जाएंगी? वो आपके पास चाइना वाले ब्लॉक की तरफ जाएंगी, क्योंकि चाइना उन्हें इकोनॉमिक असिस्टेंस दे रहा है। सो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि ये जो लिबरल और इलिबरल वर्ल्ड की ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज जो एक डिवीजन है, ये भी अलाइन करेगी उनको कंपीटिंग ब्लॉक्स में, और आपके पास वॉर जो है वो इनएविटेबल हो जाएगी। उसके बाद जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, अब आपके पास न्यू एरिनाज फॉर कंपटीशन बन चुके हैं, क्योंकि वहां पे रशिया और चाइना, इन्हें P5 इनकी मेजर से है वहां पे।
और ये अपने पर्पसेस के लिए इसको यूज कर रहे हैं। सो एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है कि आपके पास जो कॉन्फ्लिक्ट है मिटिगेट होने के बजाय और ज्यादा एग्रेसिव हो रहा है, उसके होने के चांसेस ज्यादा है। अब देखें, who can forget Russia's chairing a meeting of United Nations Security Council as its armies invaded Ukraine in Feb? 24 फेब को उसकी आर्मी ने इन्वेड कर दिया। और लेकिन दूसरी साइड पे वो क्या है कि यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी उसको चेयर कर रहा था। और चाइना का जो इन्फ्लुएंस है कि कोविड 19 में उसने वर्ल्ड WHO को रोक दिया कि वो इन्वेस्टिगेशन ही ना करे कि उसका ओरिजिन कहाँ पे है। और दूसरी साइड पे ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है दोनों कंट्रीज में, जिसमें आपके पास चाइना है और रशिया है। यूगर मुस्लिम्स का आपको पता होगा, वहां पे भी आपके पास जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो चुप हैं। सो एज अ रिजल्ट क्या हो चुका है आपके पास, इंस्टेड ऑफ फैसिलिटेटिंग कोऑपरेशन, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस आर इंक्रीजिंगली एक्सेलरेटिंग कॉन्फ्लिक्ट। बजाय इसको कि वो उसको सॉल्व करें, वो उसको और ज्यादा इंक्रीज करें। सो लिबरल स्कॉलर्स आर्ग्यू करते हैं कि इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस मिटिगेट कॉन्फ्लिक्ट, बट दिस थ्योरी ऑलवेज हैज अ चिकन एंड एग प्रॉब्लम, कि चिकन पहले आया था या एग पहले आया था। कि यानी जो ट्रेड है एक, वो अच्छे रिलेशन की एक बुनियाद है, या जो आपके पास गुड रिलेशंस हैं वो ट्रेड को ले रहे हैं। वी आर सीइंग द आंसर प्ले आउट इन रियल टाइम। कि आपके पास दो मुल्क हैं, उनकी इकोनॉमी अच्छी है, अब वो जैसे वो एक साइड पे ऑटोक्रेट हो सकता है, एक साइड पे डेमोक्रेट्स हो सकते हैं। जैसे चाइना और इंडिया है, उनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा है, लेकिन स्टिल वो क्या कर रहे हैं, आपस में ट्रेड कर रहे हैं। इसी तरह चाइना और रशिया है। सो ये हमें फ्यूचर में देखने का पता चलेगा। सो ऑल इन ऑल, अकॉर्डिंग टू IR के जो थ्योरिस्ट हैं, टेलिज्म और लिबरलिज्म दोनों के एसेंशियल्स हमें ये बताते हैं फ्रॉम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के जो वॉर है वो कमिंग है। अब ये जो वॉर है ये फुल फ्लैज वॉर में भी कन्वर्ट हो सकती है। कोई भी एक छोटा सा जो स्पार्क है इसको फुल फ्लैज वॉर में कन्वर्ट कर सकता है। ये आपको हेल्प आउट करेगा इन ऐसे करंट अफेयर्स, इवन पाकिस्तान अफेयर में भी आप इसके रेफरेंसेस यूज कर सकते हैं, और अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में भी इसको यूज कर सकते हैं। थैंक यू।